नमस्कार साथियों, वेलकम टू हेलो पीवाईक्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हमारे द्वारा अपलोड किया जा रहा है कंटेंट, जो कि रेलवे द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स करवाई जाती हैं, उन सभी का एग्ज़ाम वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ और उसमें भी सेक्शन वाइज़ जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस का डीप डाइव करके उसका अच्छे से डिस्कशन किया जाता है और उसके आसपास जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको बहुत बारीकी से समझा जाता है। साथियों, ये जो मेथड है, जो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, ये आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए आपको एक प्रेरणा देगी और आपके कॉन्फिडेंस यानी कि आपकी प्रिपरेशन में एक बेहतर कॉन्फिडेंस को लेकर आएगी। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े इस चैनल से तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से टाइम टू टाइम जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, वो होता तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है, लेकिन साथ ही आपको ये एनालिसिस करने में बहुत ही मददगार साबित होगा कि कैसे आरआरबी के द्वारा क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है और कैसे मल्टीपल शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आरआरबी के द्वारा पूछे जाते हैं, वो किस तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट पर इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम उस पैटर्न को समझ सकें और कैसे क्वेश्चंस को समझा जाता है। क्वेश्चन को पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे देखा जाता है, ये मैं आपको या हम आपको बताने बताना चाहते हैं। ठीक है? तो इस चैनल का बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको टू द पॉइंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड और जो भी कंटेंट है, उनको आप तक पहुँचाया जाए। साथियों, बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट जो कि पहले से ही ऑलरेडी अपलोडेड है जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है? तो आप वहाँ देख सकते हैं। ये पार्ट सेकंड रहेगा हमारा, जिसमें रिमेनिंग शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी की अब चर्चा हम यहाँ करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक? जो कि यहाँ एएलपी 27 नवंबर को शिफ्ट 2 में आया हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन के सामने उसकी जो भी शिफ्ट है, जिस शिफ्ट में वो क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है उसे, जिससे कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं और ऐसे कौन-कौन से पैटर्न हैं जो मल्टीपल शिफ्ट में उसी कॉन्सेप्ट के आसपास होते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। पूरी तरह से विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ अ फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म टू गिव बर्थ टू द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट कॉल्ड? तो ये जो ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर पूरी तरीके से विभेदित कर दिया जाए किसी जीव को और उसके द्वारा नए जीव को जन्म देने की जो क्षमता होती है, वो होती है रीजनरेशन। क्या होती है? रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है टुकड़ों में बँटना। ठीक है? अगर हम बात करें इसके टू द पॉइंट की, सॉरी, रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा रीबर्थ होना, रीबर्थ होना। साथियों, अगर आपने देखा होगा छिपकली कि अगर उसकी पूँछ कट जाती है, तो छिपकली की पूँछ दोबारा से उग जाती है। तो यह जो घटना होती है, ये रीजनरेशन के कारण होती है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, ठीक है? ये इसका एग्जाम्पल है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में एक शिफ्ट में पूछा गया था कि रीजनरेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है? अब बात करते हैं कुछ ऑप्शंस की, जैसे कि खंडन। खंडन को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? इसका क्या मतलब क्या होता है कि टुकड़ों में बट जाना, टुकड़ों में बट जाना। ठीक है? अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, तो इसमें पूरा जीव अपने आप टूट करके छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है। अगर कोई पूरा जीव है, ये अपने इस एक तरीके से छोटे-छोटे हिस्सों में बँट जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। यानी कि हर एक हिस्सा नया जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है? और अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम्पल की, तो इसका जो वन ऑफ द मोस्ट एग्ज़ाम्पल है इम्पोर्टेंट, वो है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा और सी एनीमोन्स, सी एनीमोन्स। ठीक है? तो ये इसके फेमस एग्ज़ाम्पल हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मुकुलन की, यानी कि बडिंग। मुकुलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं बडिंग। ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं कि मुकुलन का मतलब होता है छोटे-छोटे जो बर्ड्स होते हैं, उनके द्वारा नया जीव बनना। ठीक है? इसमें जीव के शरीर पर एक छोटी-सी गाँठ होती है, जैसे कि अगर ये कोई पौधा है, ठीक है? यहाँ पर कुछ बड्स होते हैं, ठीक है? तो ये बड्स जो हैं, ये धीरे-धीरे बड़े होकर के ये नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है? नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है? तो ये बडिंग फॉर्मेशन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है हाइड्रा। हाइड्रा, इसके शरीर पर एक छोटी गांठ निकलती है, जो बाद में नई हाइड्रा बन जाती है। एक और एग्जाम्पल आता है यीस्ट। ये भी एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने जिक्र किया था, एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बडिंग का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, बडिंग का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, तो वहाँ पर यीस्ट ऑप्शन में था। ठीक है? अब बात करते हैं विखंडन की। तो विखंडन की बात करें, तो इसका मतलब होता है फिजन। क्या होता है? फिजन। ठीक है?
यानी कि दो हिस्सों में बँट जाना, दो हिस्सों में बँट जाना, जैसे कि ये और ये, ठीक। अगर हम बात करें जैसे कि इसमें एक जीव अपने आप दो या ज़्यादा हिस्सों में बँट जाता है, किसमें? फिज़न की प्रोसेस में, और हर हिस्सा एक नया जीव होता है। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम्पल की, तो वो एग्ज़ाम्पल आता है अमीबा। ये भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया था। साथियों, अभी आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही कॉन्सेप्ट के इर्द-गिर्द जितने भी क्वेश्चंस मल्टीपल शिफ्ट में पूछे जाते हैं, इनका किस तरीके से अप्रोच करती है आरआरबी, मतलब टीसीएस, जो हर एक शिफ्ट में यानी कि एक कॉन्सेप्ट उठाया और उससे हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ निकाला। तो ये जो सेशन मैं करवा रहा हूँ आपको, ये आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। तो बने रहिए और इस चैनल पर अपलोड होने वाले कंटेंट से अपने आप को अपडेट रखिए, ठीक है। तो अमीबा की हमने बात की थी, ये एक फिजन का ही एग्जाम्पल है। फिजन यानी कि ये अपने शरीर को दो हिस्सों में बांट लेता है। जैसे कि अमीबा का जो एक शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है, ठीक है। तो ये अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेता है और हर एक हिस्सा एक नए अमीबा का निर्माण कर देता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और एक और इसका जो एग्जाम्पल है फिजन का, वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक है। जिसकी जो शेप होती है वो शूज़ लाइक स्ट्रक्चर होती है, शूज़ लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें छोटे-छोटे सीलिया होते हैं, सीलिया यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें सीलिया बोलते हैं, जो इन्हें चलने-फिरने में या फिर भोजन पकड़ने में आसान मदद करते हैं। पैरामीशियम जो है ये भी एक तरीके से खुद को दो हिस्सों में बाँटकर एक नया जीव बना लेता है। जैसे ये पैरामीशियम है, तो ये एक तरीके से बीच में से एक तरीके से अपने आप को बाँट लेगा और ये दो पैरामीशियम बन जाएँगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन, इन चारों को बहुत अच्छे से यहाँ ब्रीफली समझा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें टू द पॉइंट, तो रीजनरेशन का मतलब होता है शरीर से शरीर के हिस्से से नया बनना, यानी कि रीबर्थ होना। जैसे कि छिपकली और प्लेनेरिया, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फ्रेगमेंटेशन की अगर हमने बात की कि यह खुद टूट करके टुकड़े बनना, यानी कि स्पाइरोगायरा, कितने भी टुकड़े हो जाते हैं वो सभी अपने नए जीव का निर्माण कर लेते हैं अपने आप में। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पाइरोगायरा, ठीक है। और एक होता है काई, जो हमने देखी होगी पानी में काई होती है, वो इसी का एग्जाम्पल है, कौन? फ्रेगमेंटेशन का। फिर आप बात करते हैं बडिंग की, यानी कि मुकुलन की। तो बडिंग में आता है कौन सा? इसमें क्या है, शरीर पर एक तरीके से बॉडी पर एक बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जो कि नए जीव का निर्माण करते हैं, जिसमें आता है हाइड्रा और यीस्ट, ठीक है, यीस्ट। फिर आता है विखंडन, यानी कि फिजन। इसमें पूरा शरीर दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में बढ़ जाता है, जैसे कि अमीबा का जो शरीर है ये दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये होता है फिजन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ये तंत्रिका कोशिका। ये शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक संदेश यानी कि सिग्नल्स पहुंचाने का काम करती है। कौन? तंत्रिका कोशिका। सोचो, जैसे कि एक लंबा तार होता है जो घर में बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम करता है, वैसे ही तंत्रिका कोशिका, ये न्यूरॉन जो सेल्स हैं, ये हमारे शरीर में मैसेजेस का सिग्नल पहुंचाने का काम करती हैं। इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 1 मीटर तक हो सकती है। खासकर ये स्पाइनल कॉर्ड से पैर तक होती है। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के कहाँ तक होती है? फुट तक, ठीक। अब बात करें, जैसे कि अगर एग्जाम्पल से समझें, तो जैसे कि तुमने गर्म चाय को छुआ, कोई गर्म चाय छूता है तो आपका जो हाथ है तुरंत पीछे हट जाता है। ये काम जो नर्व सेल्स हैं उनकी वजह से होता है। उसने संदेश संदेश भेजा, भाई ये गर्म हाथ हटा लो, तो तुम हाथ हटा लोगे, ठीक है। तो ये इससे एक तरीके से ये प्रैक्टिकली मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक। अब बात करते हैं अंडाणु की, यानी कि बाकी ऑप्शंस जो हैं क्या कह रहे हैं कि एग सेल्स की अगर ओवम की बात करें, ओवम, तो ओवम का मतलब क्या होता है कि ये महिला शरीर में बनने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। अगर बात करें फीमेल बॉडी पार्ट्स की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है ओवम, ठीक है। ये गोल होती है, यानी कि स्फेरिकल शेप होता है इनका, और ये रिप्रोडक्शन में सबसे अहम माना जाता है अंडाणु का, ठीक है। बात करें रक्त कोशिका की, यानी कि रेड ब्लड सेल, तो ब्लड सेल की अगर बात करें तो यह खून में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ब्लड में मिलती है,
ठीक है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। किसका? ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। ठीक। बात करते हैं फैट सेल की, यानी कि वसा वसा कोशिका। वसा कोशिका शरीर में फैट को स्टोर करती है। किसको स्टोर करती है? फैट को स्टोर करती है। ठीक है। यानी कि ये हमें, ताकि ये हमें एनर्जी दे सके। क्या दे सके? एनर्जी दे सके। ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस में से तंत्रिका कोशिका जो है ये सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है हमारे शरीर में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा मूत्राशय के दबाव को नियंत्रित करता है? अगर हम बात करें तो इसमें तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है किसको? ब्लैडर के प्रेशर को। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन ये वो खास सेल है जो हमारे शरीर में संदेश भेजने और पाने का काम करती है। ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम तंत्रिका कोशिका को और डीप डाइव करें तो हम पाएंगे कि तंत्रिका कोशिका, जो कि जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहते हैं, ये एक खास सेल होती है, यानी खास एक कोशिका होती है जो हमारे शरीर में सिग्नल्स, जो भी सिग्नल्स हैं यानी कि संदेश हैं, उनको भेजने का और पाने का कार्य करती है। ये कोशिकाएं हमारे दिमाग में, कहाँ पर? हमारे ब्रेन में, रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में और शरीर के बाकी हिस्सों में जो अन्य अदर बॉडी पार्ट्स हैं जो भी हमारे शरीर के, वहाँ पर ये आप उनको आपस में जोड़ती है ताकि सब सही से काम कर सके। अगर बात करें तंत्रिका कोशिका की खास बात क्या है साथियों, इसमें जो तंत्रिका कोशिका है इसकी खास बात यह है कि ये सबसे लंबी कोशिका है और ये शरीर में सबसे लंबी होती है, खासकर दिमाग से पैर तक संदेश पहुंचाने में इसकी इसका कार्य होता है। ठीक है। इसकी लंबाई जो होती है वो 1 मीटर होती है। कितनी? 1 मीटर तक हो सकती है। ये तीव्र संदेश वाहक है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से तेजी से संदेश को प्रसारित करती है। ठीक है। हमारे सोचने, महसूस करने और हरकत करने का आधार भी इसी तंत्रिका कोशिका से माना जाता है। यानी कि अगर आप कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो तुरंत हाथ हाथ हटा लेते हैं, तो ये नर्व सेल्स जो हैं उस वो एक्टिवेट रहती हैं और तुरंत ये हमें रिस्पॉन्स करती है कि आप ये मत कीजिए। ठीक। तो अगर हम बात करें इसके नर्व सेल्स की अन्य पार्ट्स की, तो उनका वन बाय वन चर्चा कर लेते हैं एक बार, कि नर्व सेल में जो सबसे पहला आता है वो होता है सेल बॉडी, यानी कि सेल बॉडी का मतलब होता है इसका, हम बात कर रहे हैं तंत्रिका कोशिका में। ठीक है। तो यह एक कोशिका का एक मुख्य हिस्सा होता है। ठीक है। जहाँ सारा कंट्रोल होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियस होता है और सेल से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा जो कि कंट्रोल करता रहेगा। ठीक है। एक आता है फिर डेंड्राइट्स की बात करें तो ये छोटे छोटे ब्रांचेस यानी कि तंतु होते हैं। क्या होते हैं? ब्रांचेस होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो कि संदेश को दूसरी कोशिकाओं से लेकर जाती हैं। ठीक है। जो भी हमारे मैसेजेस हैं उनको जो अन्य कोशिकाएं हैं, अन्य नर्वस सेल्स हैं, वहाँ तक प्रेषित करती हैं, जैसे कि कान जो कि आवाज़ को सुनते हैं। ठीक। फिर आता है एक एक्सॉन। क्या आता है? एक्सॉन। ठीक। तो एक्सॉन का कार्य क्या है कि एक लंबा हिस्सा होता है जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, यानी कि ट्रांसफर करता है किसको? मैसेजेस को। जैसे कि जो एक तरीके से इलेक्ट्रिक वायर होते हैं जो करंट को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाते हैं, ऐसे ही एक्सॉन काम करता है। ठीक है। एक्सॉन। बात करें सिनेप्स, सिनेप्स, ये क्या काम करता है कि ये वो जगह होती है जहाँ एक कोशिका दूसरी कोशिका को संदेश पास करती है। यानी कि अगर मान लीजिए ये जो कोशिका है ये न्यूरॉन है। ठीक है। यहाँ पर एक कोशिका का एंड हो रहा है, तो अब ये दूसरी जो कोशिका है वहाँ से शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से और यहाँ तक जो पास करती है किसको? मैसेजेस को। ठीक है। तो वो होते हैं सिनेप्स, यानी कि ये वो जगह होती है जहाँ पर एक कोशिका दूसरी कोशिका को संदेश पास करती है। ठीक है। ये मैं आपको और क्लियरली अगर मैं बताऊँ उससे डायग्राम से, तो आपको बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। देखिए साथियों, ये नर्व सेल है जहाँ पर अगर हम बात करें इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है। हमारे शरीर की नर्वस सिस्टम का सबसे मुख्य भाग यही है। कौन? न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल। यह जो शरीर में संदेश यानी कि सिग्नल्स भेजने और प्राप्त करने का कार्य करता है। अगर हम इसके शेप की और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक्चुअली क्या है कि नर्व सेल जो है वो लंबी और पतली होती है। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सेल बॉडी। ठीक है। यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक तो होता है सेल बॉडी। ठीक है। एक होता है डेंड्राइट्स और एक होता है एक्सॉन। ठीक है। आप जो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। सेल बॉडी की अगर बात करें तो यह कोशिका शरीर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोल सकते हैं सोमा।
ठीक है। और इसमें एक तरीके से न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म भरा होता है। ये जो है ये खालिस्तान, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है यानी कि कोशिका द्रव्य, और इसके बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है। यह पूरे न्यूरॉन को एनर्जी और पोषण प्रदान करता है। कौन, सेल बॉडी। ठीक है। जो भी न्यूरॉन है यानी कि तंत्रिका कोशिका, उसको एनर्जी का और जो भी न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है उनकी फुलफिल कौन करता है, ये सेल बॉडी ही करता है। ठीक है। बात करें डेंड्राइट्स की, तो डेंड्राइट्स को जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है। ठीक है। इनको जैसे ही आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे शाखाओं की तरह होते हैं, यानी कि जो ब्रांचेस की फॉर्मेशन में होते हैं। इनका काम क्या होता है, सिग्नल्स को अन्य कोशिकाओं से प्राप्त करना, यानी कि जो सिग्नल्स होती हैं, सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है। रिसीव करने का काम करते हैं कहाँ से, अन्य कोशिकाओं से, जो अन्य नर्व सेल होती है वहाँ से। बात करें एक्सॉन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सॉन एक लंबी ट्यूब जैसी संरचना होती है। ये पूरी लंबी ट्यूब जो है ये एक्सॉन है। इसका जो कार्य है वो सिग्नल को सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन या मसल्स या ग्लैंड्स तक पहुंचाना होता है। आप देख रहे हैं कि ये जो सेल बॉडी है, सॉरी ये जो एक्सॉन है, ये इस न्यूरॉन से, ये जो न्यूरॉन है, ये वाला न्यूरॉन, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक पहुंचाने का कार्य करता है। किसको, सिग्नल्स को। यानी इसके ऊपर क्या है, एक माइलिन की शीट बिछी हुई होती है। ये जो माइलिन की शीट बिछी हुई होती है इस पर, ठीक है, जो कि क्या करती है, माइलिन शीट बिछी होती है जो कि सिग्नल को, क्या होती है, माइलिन, MYLIN, माइलिन शीट, SHEAT शीट। ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है माइलिन शीट का, जो कि इसके ऊपर होती है, एक्सॉन के ऊपर। ये क्या करती है कि सिग्नल्स को तेजी से भेजने में मदद करती है, यानी कि जो जो स्पीड है सिग्नल को सेंड करने की, उसकी स्पीड एनहेंस हो जाती है। अगर हम बात करें फंक्शन की, तो नर्व सेल का मुख्य काम इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के माध्यम से शरीर और मस्तिष्क यानी ब्रेन के बीच में संपर्क बनाना होता है। जैसे कि दर्द महसूस करना, हाथ पैर हिलाना और सोचने की हमारी जो प्रोसेस है उसको। संदेश भेजने का जो तरीका होता है, यानी कि सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है, अगर हम बात करें सिग्नल का, ये जो सिग्नल है इसका ट्रांसमिशन अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कैसे होता है। साथियों, आप जानते हैं कि नर्व सेल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में भेजते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, डेंड्राइट्स सिग्नल को लेते हैं, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये सिग्नल्स को लेते हैं। ठीक है। और सेल बॉडी इसे प्रोसेस करता है। ये जो बीच में आपने देखा होगा कि ये जो सेल बॉडी है, ये जो सेल बॉडी है, ये बीच में क्या लेते हैं, एक तरीके से उन डेंड्राइट सिग्नल जो भी होते हैं उनको प्रोसेस करता है, और एक्सॉन फिर इसे आगे भेजता है। ये जो एक्सॉन है ये फिर इसे आगे भेजता है, कौन से, दूसरे डेंड्राइट की तरफ। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, जब जैसे हमने बताया था कि किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो नर्व सेल मैसेज भेजता है कि हाथ हटा लो। ठीक है। अच्छा, इसका कॉन्क्लूजन क्या निकला, हमने जो अभी समझा कि नर्व सेल हमारे शरीर की सूचना प्रणाली का एक मुख्य आधार है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक मेन बेस है, एक मेन फंडामेंटल बेस है। यह ब्रेन और शरीर के बीच तेज और सटीक संदेश को भेजने का काम करता है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा मूत्राशय के दबाव को नियंत्रित करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स ब्लैडर प्रेशर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। तो ब्लैडर जो है वो हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। जब ब्लैडर भर जाता है तो नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है। ठीक है। अगर आप बात करें कि तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस, ये सिस्टम जो है ये ब्लैडर के दबाव को कैसे कंट्रोल करता है, तो यह सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, नर्व सेल की, नर्व सेल्स की, तंत्रिका कोशिकाओं की। तो ब्लैडर के आसपास कुछ खास तंत्रिकाएं होती है। ये अगर ब्लैडर है तो इसके कुछ आसपास खास तंत्रिकाएं होती है जो कि ये महसूस करती हैं कि ब्लैडर कितना फिलअप है, ठीक है, कितना भरा हुआ है। ठीक। अब संदेश का भेजना, यानी कि जब एक तरीके से ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है तो ये दिमाग को, यानी कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये तंत्रिका कोशिकाएं ये दिमाग को एक तरीके से सिग्नल्स भेजती हैं, संदेश भेजती हैं कि यूरिन पास करने का समय हो गया है। ठीक है। अब मांसपेशियों का जो काम होता है वो क्या होता है कि जो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो ब्लैडर की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। ठीक है। यहाँ से हमने ये जाना। अब इसमें एक आता है ANS, क्या आता है, एक ANS हमने देखा, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। यह तंत्रिका तंत्र का वो हिस्सा होता है जो बिना हमारी मर्जी के ब्लैडर को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो इसमें कौन सा वर्क करता है, तंत्रिका तंत्र में ANS। ठीक है। अगर हम थोड़ा डीप में देखें तो अगर हम और ऑप्शंस के बारे में देखें तो जो ब्लड प्रेशर है यानी कि रक्तचाप, यह ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है।
किडनी की अगर बात करें यानी कि गुर्दे की, तो ये यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, यूरिन बनाने का काम करते हैं, लेकिन जो मूत्राशय के दबाव को उसको कंट्रोल नहीं करते। बात करें हार्ट की, तो हार्ट एक तरीके से ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। युवावस्था में होने वाला परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संदेश दे सकता है। तो यहाँ पर आप अगर इन ऑप्शंस को देखेंगे तो सबसे बेस्ट और टिपिकल जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न। अगर और ऑप्शन से देखें तो भाव में परिवर्तन यानी मूड स्विंग, ये भी कभी भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैच्योरिटी को दिखा सके, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी को वो इंडिकेट कर सके। ठीक है, ऊंचाई में वृद्धि, हाइट एक तरीके से एक ग्रोइंग स्टेज है जो कि बढ़ती रहती है, और अलग तरीके से व्यवहार करना यानी कि बिहेविंग डिफरेंटली, ये भी डिपेंड नहीं करता कि एडोलेसेंट एज पर, यानी कि जो अवस्था में एक तरीके से बिहेव चेंज होता है, कि ये कभी भी हो सकता है। यानी कि अगर बात करें तो जो ये परिवर्तन होता है युवावस्था में, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम माने तो न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स में देख सकते हैं, जो कि सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। कौन सी ग्रंथि एड्रेनलिन स्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि, पाइनेयल ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि? तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसका स्रावन करती है कौन? एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि की अगर बात करें तो यह किडनी के ऊपर होती है। कहाँ होती है? किडनी के ऊपर होती है। ठीक है, और यह एक तरीके से एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन का, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, ये हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्मोन तब बनता है जब आप किसी डर, गुस्से या स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हैं। एड्रेनलिन का जो काम है वो दिल की धड़कन को तेज करना, सांस लेने की रफ्तार बढ़ाना, और मांसपेशियों को ज़्यादा ताकत देना, और तुरंत ऊर्जा देने वाले जो शुगर लेवल हैं उनको बढ़ावा देना। ठीक है, बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि की यानी कि थायराइड ग्रंथि की, सॉरी, सबसे पहले अगर ऑप्शन ए देखें थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि जो है ये हमारे गले में होती है। कहाँ होती है? नेक में होती है। ठीक है, और यह थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। यह हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिज्म यानी कि एनर्जी क्रिएट करने और उसे इस्तेमाल करने की रफ्तार को कंट्रोल करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर यह ग्रंथि ज़्यादा हार्मोन बनाए तो शरीर में ऊर्जा बहुत तेज़ी से खर्च होती है और दुबले होने लगते हैं लोग। अगर यह कम काम करें तो हमें सुस्ती और मोटापा होने लगता है। यानी किसी को भी सुस्ती और मोटापा का एहसास तब होता है जब थायरोक्सिन हार्मोन कम काम करे। ठीक है, बात करें अगर इसका एड्रिनल से कोई संबंध नहीं है। बात करें ऑप्शन बी की, पीनियल ग्रंथि की, यानी पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो है यह ग्रंथि हमारे दिमाग में होती है और मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है। कौन सा? पीनियल ग्लैंड जो है ये मेलाटोनिन मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है। ठीक है, जो कि कहाँ होती है? ये हमारे दिमाग में होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है, दिमाग में होती है। मेलाटोनिन जो है वो नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। किसको? स्लीप साइकिल को। स्लीप साइकिल इसको कंट्रोल करता है। जब रात होती है तो मेलाटोनिन का स्तर बढ़ जाता है जिससे हमें नींद आती है, और जब सुबह होती है और रोशनी होती है तो मेलाटोनिन जो है वो कम हो जाता है जिससे हमें उठने में हेल्प मिलती है। ठीक, बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि की, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसे हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे दिमाग के नीचे होती है और इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, यह शरीर के कई हार्मोन बनाने और दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करती है। यह एक तरीके से ग्रोथ हार्मोन भी बनाती है। क्या बनाती है? ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करती है जो शरीर की लंबाई और विकास को कंट्रोल करता है। अगर यह सही काम नहीं करें तो बच्चे का कद छोटा रह सकता है, और यह थायराइड और एड्रिनल जैसी ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एड्रिनल ग्रंथि। किसका? इसमें क्या होता है? एड्रिनल स्रावित होती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नीचे दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। पौधों की कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो अगर हम ऑप्शन सी के साथ जाएं तो इसमें क्या लिखा हुआ है?
कि विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतें भिन्न होती है। पौधे गति नहीं करते और उनके अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। Energy requirements vary between different physical structures. Plants do not move, and large portion of dead cells are present in their various tissues. इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर इसको और अच्छे से समझें तो हम जानते हैं कि पौधों में गति नहीं होती, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकते, यानी कि वे किसी जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। उनकी ऊर्जा ज़रूरतें, जो एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कम होती है क्योंकि वे अपने स्थान पर ही रहते हैं। इसके अलावा पौधों में कई मृत कोशिकाएं यानी कि डेड सेल्स होती हैं, जैसे कि लकड़ी में, जो कि ऊर्जा का काम कम इस्तेमाल करती हैं। यही कारण है कि उनकी ऊर्जा आवश्यकताएं कम होती है। क्या हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की आवश्यकता यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, वो किस हिसाब से होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन ए, क्योंकि पौधे स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि पौधे स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी वे सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपनी ऊर्जा यानी खाना बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बहुत कम ऊर्जा चाहिए। वे अपनी जो एनर्जी है वो मेनली प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस से प्राप्त करते हैं, लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता अभी भी होती है, जैसे विकास और वृद्धि के लिए। तो यहाँ पर कम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट एक तरीके से का कॉन्सेप्ट यहाँ गलत हो जाएगा। बात करें अगर ऑप्शन बी की, तो पौधों के शरीर के कई ऊतकों में डेड सेल्स का एक छोटा अनुपात होता है। इसका मतलब यह है कि यह भी सही नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में? कम ऊर्जा के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि पौधों के कई हिस्सों में डेड सेल्स का एक बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, जैसे कि वुड और बांस। मृत कोशिकाओं की उपस्थिति पौधों की ऊर्जा आवश्यकता को कम नहीं करती, बल्कि इससे पौधों की संरचना मजबूत होती है। ठीक है, अब बात करें ऑप्शन डी की, क्योंकि पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। एक्चुअली पौधों में परिवहन प्रणालियां यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे कि जाइलम, फ्लोएम होती है, लेकिन ये सिस्टम उतनी तेजी यानी उतनी स्पीड से नहीं होती लेकिन जितनी जानवरों की होती है। पौधों को ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तेज नहीं होता है और इसका ऊर्जा की आवश्यकता से सीधा कोई संबंध नहीं होता। किसका? जाइलम और फ्लोएम का। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो पार्ट है वो क्या है? जाइलम और फ्लोएम, जिनका कोई सीधा रिलेशन ऊर्जा से नहीं होता। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोशिका में निम्न क्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन। वेयर डज द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन द सेल? द ब्रेकडाउन ऑफ ए 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम बात करें तो ये है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोशिका द्रव्य यानी इन द साइटोप्लाज्म। देखो, जब कोशिका को ऊर्जा की जरूरत होती है तो वह ग्लूकोज नामक एक शर्करा का उपयोग करती है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला अणु होता है। क्या? एक 6 कार्बन वाला अणु होता है। ठीक है, तो जो एक प्रक्रिया यानी कि जो भी कोई एक प्रोसेस हो उसके दौरान टूट करके 3 कार्बन वाले अणु में वो पायरुवेट हो जाता है यानी कि बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। अब यह प्रक्रिया जो है ये कहाँ होती है? ये साइटोप्लाज्म में होती है, न कि किसी अन्य स्थानों पर। अब हम समझ सकते हैं कि कैसे एक तरीके से कोशिका द्रव्य में ये प्रक्रिया होती है। ग्लूकोज का 6 कार्बन वाले अणु से 3 कार्बन वाले अणु में पायरुवेट टूटने की प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। यह प्रक्रिया एक ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया है। क्या है? ऊर्जा का प्रोडक्शन करती है, जिसमें कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। किसमें? कोशिका द्रव्य में। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस वह जगह है जहां पर डीएनए और जीन होते हैं। ठीक है, और यह जो कोशिका के कंट्रोल यानी कि जो नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करती है। कौन? न्यूक्लियस। सॉरी, हाँ, न्यूक्लियस केंद्रक। यहाँ पर कोई भी ऊर्जा उत्पादन संबंधी क्रियाएं नहीं होती। किसमें? न्यूक्लियस में। इसलिए ग्लूकोज का विखंडन केंद्रक में नहीं हो सकता। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया वह जगह है जहाँ कोशिका के ऊर्जा के लिए एटीपी का उत्पादन होता है। किसके लिए? कोशिका के एनर्जी के लिए एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ग्लूकोज का टूटना शुरू होता है कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज, देखो यहाँ पर एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी तो एक तरीके से बनी रही है ना, तो बन रही है तो कैसे टूट सकती है? बनने से पहले ही कैसे एनर्जी का
एक तरीके से पायरुवेट होगा यानी कि एनर्जी टूटेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो आगे की प्रक्रिया यानी कि कर्व साइकिल और ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन है वो होती है, जो ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में मदद करती है। लेकिन खुद ग्लूकोज का जो 6 कार्बन से 3 कार्बन में टूटना ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। ठीक है। और अगर बात करें गोल्गी एपरेटस की, तो गोल्गी एपरेटस मुख्य रूप से प्रोटीन और अन्य मॉलिक्यूल्स हैं उनके संशोधन और उनकी पैकेजिंग, ठीक है, और उनके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। यानी कि यह ऊर्जा उत्पादन से संबंधित नहीं होता। ये सिर्फ क्या काम करता है, ये पैकेजिंग का, मेनली क्या काम है इसका, पैकेजिंग का। ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, कोशिका द्रव्य। ठीक, जिसमें 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, पायरुवेट हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायित्व का चयन कीजिए। तो यहाँ पर विकास, उत्परिवर्तन, प्रजनन या विविधता। तो राइट आंसर होगा इसका डेवलपमेंट यानी कि विकास। अच्छा, विकास ही क्यों? क्योंकि प्रजातियों की आबादी की स्थिरता का मतलब होता है कि उस प्रजाति की संख्या समय के साथ एक तरीके से स्थिर या संतुलित रहना। ठीक है। इसके लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो है डेवलपमेंट यानी कि विकास। डेवलपमेंट वह प्रोसेस है जिसमें प्रजातियां अपनी ज़रूरतों को और वातावरण के हिसाब से बदलती हैं ताकि वे अधिक समय तक जीवित रह सकें और अपनी संख्या बनाए रख सकें। अब अगर हम देखें कि और ऑप्शंस यानी कि उत्परिवर्तन, तो यहाँ पर एक आता है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसे, म्यूटेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि यह वह प्रोसेस है जिसमें डीएनए में अचानक से बदलाव होते हैं जो प्रजातियों के गुणसूत्रों में बदलाव ला सकते हैं, यानी कि ये डीएनए में एकदम से चेंज हो जाएगा। ठीक है। जो कि जो प्रजातियां हैं उनके जो क्रोमोसोम्स में एक तरीके से चेंज ला सकते हैं। यह परिवर्तन लंबी अवधि में प्रजातियों की विशेषताओं को बदल सकता है, लेकिन यह हमेशा आबादी की स्थिरता के लिए नहीं होता। कौन, म्यूटेशन। ठीक है, यानी कि उनकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर हम बात करें म्यूटेशन से, तो म्यूटेशन से नई विशेषताएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो तुरंत आबादी की स्थिरता पर नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बात किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आबादी की स्थिरता पर। तो उत्परिवर्तन नहीं हो सकता इसका। अब बात करें प्रजनन की यानी कि रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन से प्रजाति की आबादी बढ़ती है, एनहेंस होती है, लेकिन यह केवल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी नहीं है। यदि रिप्रोडक्शन सही तरीके से नहीं होता है, जैसे कम संतानों का जन्म होता है, तो यह आबादी की स्थिरता में कोई हेल्पफुल नहीं कर सकता। यानी कि प्रजनन आबादी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी के हिसाब से यह एक तरीके से विकास अधिक जरूरी है बजाय रिप्रोडक्शन के। ठीक है। अब बात कर रहे हैं विविधता की यानी कि डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी का मतलब यह होता है कि किसी प्रजाति के अंदर विभिन्न गुणसूत्र होते हैं और यह विविधता प्रजातियों को पर्यावरणीय बदलावों से बचने में मदद करती है। हालांकि यह प्रजातियों की स्थिरता में मदद करती है, लेकिन केवल एक कारक के तौर पर, यानी केवल एक फैक्टर के तौर पर। अगर हम बात करें स्थिरता की, तो स्थिरता यानी स्टेबिलिटी के लिए विकास और अनुकूलन ये दोनों ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। तो यहां पर विकास यानी डेवलपमेंट इसका राइट आंसर होगा। यानी कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रजातियों की आबादी की स्थिरता किसकी, एक तरीके से जो स्पेसीज होती हैं उनकी पॉपुलेशन की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो होता है विकास यानी कि डेवलपमेंट, क्योंकि यह प्रजातियों को बदलते वातावरण और परिस्थितियों के साथ अनुकूलित होने में मदद करता है, जिससे उनकी संख्या बनी रहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस जीव के खाद्य कोशिकांग यानी कि फूड वैक्यूल में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है जो फिर कोशिका द्रव्य में घुल जाते हैं? इन द फूड वैक्यूल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि किस जीव के खाद्य कोशिकांग जो फूड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है जो कि फिर से साइटोप्लाज्म में घुल जाते हैं। तो वो कौन सा ऐसा जीव है? तो वो है अमीबा। कौन सा? अमीबा। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई जीव खाना खाता है तो उसे पचाने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ना पड़ता है, और फूड वैक्यूल वह जगह होती है जहां पर यह पाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। अमीबा जैसे कुछ जीवों में यह प्रक्रिया होती है जहां पर कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल जो है उसमें फूड सब्सटेंस में
उसमें तोड़ा जाता है और सरल पदार्थ तरीके से, और ये जो सरल पदार्थ है यानी कि जो सिंपल सब्सटेंस है, इनको फिर से कोशिका द्रव्य, ये जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है यहाँ पर इनको घुलकर, इसमें घुल करके शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अमीबा में यही होता है। अमीबा एक सरल जीव होता है जो अपने भोजन को कोशिका में पचाता है, क्योंकि ये एक कोशिका जीव है। अब उसको एक ही कोशिका से सब कुछ करना है, किसको, अमीबा को। तो यह फूड जो सब्सटेंस है उसको फूड वैक्यूल में लेकर पचाता है। किसमें? इसमें अगर हम अमीबा की बात करें तो इसमें कोई एक फूड वैक्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से फूड को ले लिया इसने। गाइस, हाँ, अगर जैसे ये अमीबा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अगर ये बात करें जैसे कोई फूड वैक्यूल्स है इसका, ये यहाँ पर कोई फूड वैक्यूल है, तो इसने अपने सूडोपोडिया के माध्यम से फूड को एब्जॉर्व किया और फूड को एब्जॉर्व करके इसने अपने अंदर समा लिया। ठीक है, तो यहीं से ये एक तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है। और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन फूड वैक्यूल्स में टूट करके सिंपल सब्सटेंस जैसे कि अमीनो एसिड और एक ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ठीक है, जो फिर कोशिका द्रव्य में, यानी कि ये जो पूरा जो कोशिका द्रव्य है यानी कि साइटोप्लाज्म, इसमें घुल करके पूरे इनके जो शरीर है यानी कि एक कोश के जीवों में वितरित हो जाते हैं, यानी कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ठीक है, बात करें प्लाज्मोडियम की, तो अमोनिया की बात हो गई। प्लाज्मोडियम क्या है कि यह एक पैरासाइटिक जीव है। ठीक है, जो कि मलेरिया रोग का कारण बनता है और यह अपनी जीवन चक्र में कई कोशिकाओं के अंदर रहता है, लेकिन इसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अमीबा की तरह सरल नहीं होता। प्लाज्मोडियम के खाद्य पाचन की प्रक्रिया अलग होती है और इसमें खाद्य पदार्थों का टूटना सीधे कोशिका द्रव्य में नहीं होता, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। स्पायरोगैरा की बात करें तो स्पायरोगैरा एक तरीके से क्या है, एल्गे है यानी कि शैवाल है। ठीक है, शैवाल है और जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। ठीक है, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस जहाँ होती है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और यह कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को पचाने की प्रक्रिया में नहीं होता, क्योंकि इसे अपनी ऊर्जा सूर्य की रोशनी से मिलती है, न कि खाने से। तो स्पायरोगैरा नहीं होगा इसका आंसर। बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक सिम्बायोटिक यानी कि एक संघजीवी है। लाइकेन की अगर बात करें तो एक तरीके से यह है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये क्या कह सकते हैं इसे, ये एक संघ जीव है। ठीक है, इसमें एक क्या होता है, एक शैवाल होता है और एक कवक होता है। लाइकेन की अगर बात करें तो इसमें एक तो होता है शैवाल और एक होता है कवक, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि संघ जीव। दो से मिलकर बना होता है। ठीक है, दोनों जीवों के संगठन से। ठीक है, लाइकेन खुद खाना नहीं पचाता, बल्कि शैवाल जो है लाइकेन वो प्रकाश से संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और कवक से इसे प्राप्त करता है। किससे? कवक से। जो लाइकेन फोटोसिंथेसिस करता है वो जो भोजन पचाने का जो कार्य है वो कवक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लाइकेन के अंदर पाचन की प्रक्रिया अमीबा की तरह नहीं होती, तो इसलिए ये भी एक गलत आंसर है। ठीक, तो राइट आंसर इज अमीबा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस जीव में कोशिका विभाजन या फिशन नए व्यक्तियों के निर्माण की ओर ले जाता है? तो ये है एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बात करें यूनिसेल्युलर सेल डिवीजन की या फिजन की, अगर हम बात करें सेल डिवीजन या फिजन की, तो वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक कोशिका, अगर कोई भी कोशिका है, वो दो नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये दो नई कोशिकाएं का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया एक कोशिका जीवों में ज़्यादा होती है। ठीक है, होती है जैसे कि बैक्टीरिया या अमीबा, जहाँ एक कोशिका विभाजित होकर के नए व्यक्तियों का निर्माण करती है, यानी कि नए जीव बन जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक होता है पैरामीशियम, इसमें भी सेल डिवीजन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। इन जीवों में एक कोशिका खुद को विभाजित करती है और नए जीव पैदा करती है। पौधों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पौधों में क्या होता है कि ये बीजों का उत्पादन करते हैं। क्या? रिप्रोडक्शन के लिए पौधे बीजों का उत्पादन करते हैं, सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं, न कि कोशिका विभाजन से। ठीक है, पौधे सेल डिवीजन से नहीं करते, बल्कि एक तरीके से ये रिप्रोडक्शन से बीजों का उत्पादन करते हैं। पौधों में यानी प्लांट में सेल डिवीजन जरूर होता है, लेकिन यह नए पौधों का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, पौधों में रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके द्वारा होता है। ठीक, बात करें सरीसृपों की यानी कि रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स जैसे कि सांप, गिरगिट या कछुए, ये एक तरीके से प्रजनन यौन तरीके से होता है, यानी कि मेल और फीमेल के मिलन से। इनमें कोशिका का विभाजन यानी कि सेल डिवीजन से नए व्यक्तियों का निर्माण नहीं होता है। ठीक, और स्तनधारी की अगर मैमल्स की बात करें तो इनमें भी वही होता है कि ये एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल के मिलन से एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक, तो ये भी एक तरीके सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन से
नए जीव का निर्माण नहीं करते। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा हुआ रहता है? तो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कप शेप्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन टू विच द ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट इज अटैच्ड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्मन कैप्सूल, वर्मन झिल्ली। ठीक है, अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, ठीक है, नेफ्रॉन की अगर बात करें तो यह वह स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी में पाया जाता है। किसमें? किडनी में। 1 सेकंड गाइस। तो अभी हमने देखा कि नेफ्रॉन का क्या एक स्ट्रक्चर है जो कि किडनी में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो रक्त से यानी ब्लड से जो अपशिष्ट पदार्थों को छानने का जो काम होता है वो वर्मन कैप्सूल के द्वारा होता है। ठीक है, वर्मन कैप्सूल के द्वारा होता है। और इसमें जो ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ छाना जाता है, एक तरीके से यह एक नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है। ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और इसका जो आकार है वो कप के जैसा होता है जो कि ग्लोमेरुलस से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ग्लोमेरुलस से। इससे जुड़ा होता है कौन? वोमन कैप्सूल। और इसका जो शेप है वो कप की तरह होती है। ठीक है, तो वोमन झिल्ली में ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ और पानी फिल्टर होकर इकट्ठा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की, तो यह एक तरीके से वह ट्यूब है जो कि वोमन झिल्ली के बाद आती है। जैसे कि ये वृक्क है, यहाँ पर वोमन झिल्ली है, तो इसके बाद यहाँ जुड़ी होती है कौन? ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होती है। इसमें अपशिष्ट पदार्थों से पानी और अन्य आवश्यक तत्व पुनः अवशोषित होते हैं, लेकिन यह जो ग्लैमुरुलस है उससे नहीं जुड़ी होती। ठीक है, बात करें ग्लोमेरुलस की, तो ग्लोमेरुलस किडनी के अंदर एक कशिका गुच्छ होता है जहां पर ब्लड को छानने की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि यह वोमन झिल्ली से जुड़ा होता है, लेकिन यह खुद कोई कप जैसा हिस्सा नहीं होता इसका। ठीक, और अगर बात करें ऑप्शन डी दूरस्थ कुंडलित नलिका की यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की, तो यह वह हिस्सा होता है जहां पर ये जो कौन सा समीपस्थ कुंडलित नलिका है इसके बाद आता है कौन? ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसमें क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थों और पानी का अवशोषण और संतुलन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब कि कौन है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिजों को स्थानांतरित करता है जबकि पत्तियों से संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों में परिवहन करता है? तो ये है जाइलम। जाइलम जो है मृदा से प्राप्त जल और मिनरल्स को स्थानांतरित करता है, जबकि फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम जो है वो पत्तियों से संश्लेषित उत्पादों को, सिंथेसाइज्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पौधे के अन्य भागों में परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। ठीक है, अगर बात करें इसमें एक और वर्ड ये आ रहा है कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा क्या करते हैं? ये दोनों कोशिकाओं के प्रकार होते हैं जो पौधों के ऊतकों में एक तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्म में काम करते हैं, लेकिन ये जल, खनिज, खाद्य पदार्थों के परिवहन में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी एक विशिष्टकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संचार करती है? साथियों, अभी जस्ट जो पहले की जो शिफ्ट में आया एक क्वेश्चन था न्यूरॉन के बारे में यानी कि तंत्रिका कोशिका के बारे में, तो वहां पर मैंने डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती है, उनके द्वारा एक भाग से दूसरे भाग तक मैसेज के सिग्नल्स का संचार होता है। तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है न्यूरॉन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूरॉन के द्वारा। अगर इसको और अच्छे से समझें तो यह एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है। कौन? न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, कि जो कि इलेक्ट्रिकल आवेग के माध्यम से सूचनाओं को यानी कि मैसेजेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। न्यूरॉन शरीर के विभिन्न अंगों और मस्तिष्क के बीच में यानी ब्रेन के बीच में संचार का काम करती है। यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है इससे एक सिग्नल से दूसरे न्यूरॉन तक भेजती है। ठीक है, पहुंचाने का काम करती है। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर में खास तौर पर डेंड्राइट्स होते हैं जो कि संकेत को प्राप्त करते हैं। ये डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट्स जो कि ब्रांच फॉर्मेशन में होते हैं। ठीक है, एक्सॉन की बात करें तो जो एक तरीके से एक्सॉन की बात करें तो ये संकेत भेजते हैं यानी कि एक तरीके से इंडिकेशन देते हैं, इंडिकेशंस को सेंड करते हैं। और न्यूरल सिनेप्सिस की बात करें तो जो न्यूरॉन के बीच में संपर्क में आते हैं उन्हें हम न्यूरल
न्यूरल साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन ए की, किसकी, डेंड्राइट की, तो डेंड्राइट न्यूरॉन के छोटे और ब्रांच्ड फॉर्मेशन के हिस्से होते हैं जो इलेक्ट्रिकल संकेतों को प्राप्त करते हैं, लेकिन संकेतों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक नहीं भेजते। डेंड्राइट केवल रिसीव करेंगे किनको, सिग्नल्स को, लेकिन ये भेजेंगे नहीं। ठीक है, तो डेंड्राइट का काम सिर्फ सूचनाओं को इकट्ठा करना होता है, तो यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, नाभिक की अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो नाभिक कोशिका का वह हिस्सा होता है जिसमें जीन और डीएनए होते हैं। इसका काम कोशिका की गतिविधियों, देखिए नर्वस जो नर्व सेल्स होती हैं ये भी तो एक कोशिका ही है, और जहां कोशिका आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं में भी नर्वस की उपस्थिति होती है। तो इसका जो काम है वो कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है, लेकिन इसका जो कोई संबंध विद्युत आवेगों से यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के सूचनाओं के संचार से नहीं होता। तो यह ऑप्शन भी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, बात करें एक्सॉन की, तो ऑप्शन डी की अगर बात करें तो एक्सॉन न्यूरॉन का वह हिस्सा होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजता है। ये जो है ये एक्सॉन है, क्या है, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन, जो कि एक सिग्नल को यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजने का काम करता है। लेकिन एक्सॉन खुद एक कोशिका नहीं है, ये एक तरीके से कोशिका नहीं है, सेल नहीं है, बल्कि न्यूरॉन के हिस्से के रूप में काम करता है। क्या, एक तरीके से ये न्यूरॉन का पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर कैसे, कि न्यूरॉन ही एक ऐसी विशिष्टकृत कोशिका है जो कि विद्युत आवेग यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचना को संचार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है। तो जीवों की मूल निर्माण इकाई हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यह होती है सेल्स यानी कोशिकाएं। और जब काफ़ी सारी कोशिकाएं जो एक ही प्रकार का कार्य करती हैं वो क्या बनाती हैं, वो सेल्स बनाती हैं, वो बनाती हैं टिश्यूज़ बनाती हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे टिश्यूज़ जो हैं वो एक ही तरह का काम करती हैं, वो बनाती है ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स, और काफ़ी सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है हमारा बॉडी पार्ट्स यानी बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये इसका एक फंक्शन होता है यानी प्रणाली है एक तरीके से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली क्षेपक गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है। तो ये आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या, कि उत्सर्जित होती है किसको, अपशिष्ट पदार्थों का। किसका उत्सर्जन हो रहा है, अपशिष्ट पदार्थों का, जिसमें कौन कौन से ऑर्गन सम्मिलित होते हैं, इसमें होता है किडनी। ठीक है, किडनी होती है, यूरिन ब्लैडर होता है, ठीक है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स होती है, ये सब उत्सर्जन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, कैसे, किडनी, मूत्राशय, यूरिट्री, ठीक है, और ये सब जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। यानी कि यह शरीर के लिए हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। कौन, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, बात करें संवहनी तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक तरीके से ब्लड को पंप करने के लिए होता है, ब्लड पंप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने कार्य करता है, किसको, खून को। और बात करें श्वसन तंत्र की यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम, तो यह ऑक्सीजन को लाना और CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। और परिसंचरण तंत्र की बात करें यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो शरीर में जो रक्त बन रहा है उसका संचार करना और ऑक्सीजन तथा जो मिनरल्स हैं उनको कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य होता है। कौन, परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, यानी कि परिसंचरण तंत्र और संवहनी तंत्र, इनको हम एक ही कह सकते हैं। ठीक, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं, गलत वाक्य पहचानना है हमें। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो केवल सी जो है यानी कि विषम पोषी जीवों में पौधे शामिल होते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार कि कौन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, यह वाक्य एक तरीके से सही है। एक्चुअली सही कैसे है कि कुछ जीव जैसे कि कुछ जीव फोटोसिंथेसिस के द्वारा एक कार्बनिक स्रोतों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी कि वाटर से सरल खाद्य पदार्थ सामग्री यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया पौधों में ऊर्जा बनाने के लिए काम आती है। क्या, एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए ये प्रक्रिया यूज होती है। अगर हम बात करें स्टेटमेंट 2 की, तो अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करके
जिन्हें शरीर के अनुरक्षण और वृद्धि के लिए उपयोग किए जाने से पहले सरल पदार्थों में विखंडित किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? यह भी एक तरीके से सही वाक्य है, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक जीव जैसे कि जानवर कट्टे जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं उनको खाते हैं। कौन? हेटेरोट्रॉफिक जीव। अगर हम बात करें किसको? हेटेरोट्रॉफिक जीव की, तो ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और अपनी जो नीड के लिए ये जानवरों पर और जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, जिन्हें शरीर में ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने से पहले पाचन के दौरान छोटे छोटे पदार्थों यानी कि जैसे ग्लूकोज इनमें विखंडित किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। विषमपोषी जीवों में पौधे शामिल होते हैं, ये गलत है। हेट्रोट्रॉफिक, देखो विषमपोषी का मतलब होता है क्या? हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ये वे जीव होते हैं जो खुद से अपना भोजन नहीं बनाते, जबकि पौधे तो खुद से अपना भोजन बनाते हैं ना। तो इनको ये तो इनमें इसमें हेटेरोट्रॉफिक में कंसिडर हो ही नहीं सकते। तो यहाँ जो ऑप्शन है ये सी गलत होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा फूल वाला भाग क्या होता है? और मध्य में लंबा जो वाला भाग है वो क्या होता है? और शीर्ष भाग जो प्राय चिपचिपा होता है वह क्या होता है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। देखिए मैंने आपको बताया था इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो वहां पर हमने देखा था कि जो फूल वाला जो भाग उभरा हुआ होता है यानी फूल वाला भाग वो तो होता है ओवरी, ठीक है। और जो मध्य वाला भाग जो होता है यानी लंबा जो भाग होता है वो होता है स्टिग्मा, जो कि पिस्टिल का ही एक पार्ट है। और पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो होते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, फिर एक होता है, एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर स्टिग्मा की जगह आएगा स्टाइल। क्या आएगा? स्टाइल, ठीक है। तो हमने देखा था जो फूल वाला भाग होता है वो तो होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी, यानी कि अंडाशय। और मध्य में जो लंबा भाग होता है किसमें? पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा होता है एक तो, एक होता है स्टाइल, स्टाइल, और एक होता है ओवरी, ठीक है। तो स्टाइल जो है वो बीच में होता है, किसमें? स्टिग्मा के और ओवरी के बीच में, जो कि स्टिग्मा को क्या करता है? सपोर्ट देने का काम करता है, जहां पर पोलन ग्रेन्स चिपकते हैं। क्यों? स्टिग्मा जो होता है ये स्टिग्मा है। क्या है? स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या करते हैं? एक तरीके से वर्तिका जो एंथर से पोलन ग्रेन्स आते हैं उनको यहाँ पर चिपकाता है, ठीक है। ये जो वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा अंडाशय यानी ओवरी और स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में युवावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है और प्रोजेस्टेरोन लड़कों में युवावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। ए इज राइट जबकि बी इज रॉन्ग। कैसे? आइए देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक तरीके से मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन है, ठीक है, जो कि लड़कों के शरीर में मेल में युवावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन को कंट्रोल करता है। इसका प्रभाव होता है कैसे? कि आवाज का गहरा होना, मांसपेशियों का विकास होना और शारीरिक बालों का बढ़ना। यह हार्मोन लड़कों में शारीरिक और यौन विकास के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बात करें अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, तो यह क्या करता है? यह एक फीमेल हार्मोन है। क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक तरीके से ये फीमेल हार्मोन है, ठीक है। और यह महिलाओं के शरीर में गर्भावस्था और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हार्मोन मेल में युवावस्था के लक्षणों को नियंत्रित नहीं करता बल्कि फीमेल में करता है। फीमेल में इसका जो मुख्य कार्य होता है वो फीमेल में ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इज राइट, बी इज रॉन्ग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। किसमें? डेड सेल में, जो कि पेड़ की छाल यानी कि जिसे हम कॉर्क बोलते हैं उसमें की थी, ठीक है। फिर अगर ल्यूवेन हॉक की बात करें यानी कि इनके बाद में ल्यूवेन हॉक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1674 में एक तरीके से सबसे पहले बैक्टीरिया, जीवाणुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों की खोज की। हालांकि इन्होंने कोशिकाओं का आविष्कार नहीं किया, ठीक है, इसलिए ये गलत आंसर है। थियोडर श्वान की बात करें तो ये एक जर्मन वैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने बताया था कि सभी जीवों के शरीर में कोशिकाएं होती है, ठीक है। और एमजे स्लाइडर की बात करें तो इन्होंने एक तरीके से कोशिका की खोज से संबंधित होते हैं। कौन से? ये वैज्ञानिक,
ये जो वैज्ञानिक है स्लाइड है, ये सेल की जो खोज है उससे ही संबंधित थे, लेकिन इन्होंने शायद कैसे संबंध रखते हैं, कैसे, क्योंकि स्लाइडर स्वान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। यानी कि एक तरीके से सेल थ्योरी का इवोल्यूशन किया था किन्होंने, स्लाइडर स्वान ने। और रॉबर्ट हुक की बात हमने की थी कि इन्होंने कोशिका खोज की थी किसमें, 1665 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक कोश के जीव की पहचान कीजिए। तो एक कोश के जीव अमीबा, देखिए अमीबा से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये फायदा होता है बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने का, कि कैसे जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन फ्रेम करता है और कैसे हर एक कॉन्सेप्ट के आसपास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा अमीबा हो जाएगा, एक कोश के जीव अमीबा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या होता है जब मटर के पौधे में एक वैकल्पिक जोड़ के स्थान पर दो वैकल्पिक जोड़े यानी कि लंबे बोने और गोल झुर्रीदार का अध्ययन करने के लिए संकरण किया जाए। तो हमने बात की थी पॉलिनेशन की। तो सबसे पहले अगर बात करें क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि संकरण क्रिया, कौन सी, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसका संकरण का मतलब होता है कि दो अलग अलग पौधों के फूलों से पराग का आदान प्रदान करना, यानी पोलन ग्रेन्स का एक्सचेंज होना। ये जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं इनका एक्सचेंज होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम मटर के पौधों में संकरण करते हैं तो हम दो अलग अलग लक्षणों को अध्ययन करने के लिए एक साथ मिलाते हैं, जैसे कि लंबा लंबा बौना और गोल और झुर्रीदार, ठीक है। तो इनको अगर एक साथ मिलाएंगे तो क्या लक्षण दिखते हैं, तो इन लक्षणों को मटर के पौधों में देखा जाता है। तो हमें लंबा या बोना और गोल झुर्रीदार बीज, ये दो अल्टरनेटिव ट्रेट्स होते हैं इनमें। एक तो होता है लंबा बोना, ठीक है, लंबा और बोना, ठीक है। ये दो ट्रेट्स यानी कि दो लक्षण होते हैं। तो यह लक्षण पौधे की ऊंचाई से जुड़ा हुआ होता है। और गोल और झुर्रीदार की अगर बात करें, गोल और झुर्रीदार की, तो यह लक्षण बीज के आकार से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका अगर बात करें आंसर की, तो वहां पर काफी सारे लंबे आंसर थे, जिसमें एक आंसर ये निकल कर आता है कि लंबे बोने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वंशानुगत। इसका मतलब होता है कि इन दोनों लक्षणों के वंशानुक्रम में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। एक ट्रेट यानी एक लक्षण का पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक दूसरे लक्षण से प्रभावित नहीं होता है, यानी कि ये दोनों लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से यानी कि इंडिपेंडेंटली वंशानुगत होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब मटर के पौधों में लंबा बोना और गोल झुर्रीदार लक्षणों का अध्ययन किया जाता है तो यह दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से यानी कि इंडिपेंडेंटली वंशानुगत होते हैं, यानी कि इनकी हेरिटेज प्रक्रिया अलग अलग होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये है डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, देखो गाइस, जो क्वेश्चंस हैं वो डाइवर्सिटी चैप्टर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब क्या समझते हैं कि विविधता का मतलब होता है किसी प्रजाति में अलग अलग प्रकार के लक्षण, आकार या गुण होते हैं, ठीक। जब प्रजातियों में विविधता होती है यानी डाइवर्सिटी होती है तो वे बेहतर तरीके से बदलते हुए वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित हो सकते हैं, जिससे कि उनका अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है। और यह प्रजातियों के जीवित रहने की एक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि डाइवर्सिटी से प्रजातियां बीमारी यानी कि डाइवर्सिटी से अगर जो प्रजाति की बात करें तो उनमें बीमारी, जलवायु परिवर्तन या अन्य खतरों से अधिक सुरक्षा रहती है, ठीक है। कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन यानी संरक्षण का मतलब होता है कि प्रजातियों यानी स्पेसीज का नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करना होता है, जबकि यह स्पेसीज के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। कौन, कंजर्वेशन। यह सीधे तौर पर समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि क्योंकि यह जो कदम पहले से ही मौजूद प्रजातियों के अस्तित्व को बचाने के लिए उठाया जाता है, किसका, संरक्षण का जो कदम होता है, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। बात करें संघर्ष की, तो संघर्ष क्या होता है, संघर्ष यानी स्ट्रगल। इसका मतलब होता है कि जीवों का अपने जीवन के लिए एक दूसरे के साथ या अपने पर्यावरण से मुकाबला करना, जबकि संघर्ष जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, यानी कि उनके बीच कंपटीशन की भावना पैदा करता है। यह प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होता, इसके बजाय यह नेचुरल सिलेक्शन से जुड़ा होता है। किससे, नेचुरल सिलेक्शन से, यानी कि प्राकृतिक चयन से। ये जो जीवों के अनुकूल होने की प्रक्रिया है, इसलिए कह सकते। और फिर बाद में आता है एक प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसके द्वारा नई पीढ़ी उत्पन्न होती है, लेकिन यह समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होती।
प्रजनन के बिना प्रजाति का अस्तित्व संभव नहीं होता, लेकिन स्पेसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में डाइवर्सिटी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि यह उत्परिवर्तन और अनुकूलन के लिए के अवसर जो है वो प्रदान करती है। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन, ठीक है, उनके अवसर प्रदान करती है कौन? डाइवर्सिटी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डाइवर्सिटी होगा, क्योंकि प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह समय के साथ प्रजातियों को बदलती परिस्थितियों और चुनौतियों से अनुकूलित होने का अवसर प्रदान करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? अगर बात करें गति के लिए तो ये होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू वह टिश्यू होता है जो हमारे शरीर में मूवमेंट, ठीक है, और संकुचन यानी कि कंप्रेस, ठीक है, के लिए जिम्मेदार होता है। यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों शरीर के विभिन्न अंगों और हिस्सों को हिलाने या सिकोड़ने का काम करता है। पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है स्केलेटल मसल, एक होता है कार्डिक मसल, और एक होता है स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल। अगर बात करें स्केलेटल मसल की यानी कि कंकालीय पेशी की, तो यह शरीर के हड्डियों से जुड़ा होता है। किससे? बोन्स से जुड़ा हुआ होता है, और इसे हम अपनी इच्छाओं से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हाथ पैर हिलाना आदि। अगर कार्डिक की बात करें, कार्डिक मसल की, तो यह हार्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हार्ट में पाया जाता है, और यह एक तरीके से ऑटोमेटिक फॉर्म में काम करता है, स्वचालित होता है। स्मूथ मसल की बात करें, स्मूथ मसल की, जो कि एक तरीके से मसल टिश्यूज का पार्ट है, तो इसमें यह आंतों में यानी इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं आदि में पाया जाता है और स्वचालित रूप से काम करता है। बात करें कनेक्टिव टिश्यूज की, तो कनेक्टिव टिश्यूज का मुख्य काम शरीर के विभिन्न अंगों और हिस्सों को जोड़ना और उनका सपोर्ट करना होता है। ठीक है, यह जो टिश्यू है ये गति के लिए जिम्मेदार नहीं होता। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये नाम में ही कनेक्शन आ रहा है, यानी केवल ये कनेक्ट कर रहा है। किसको? शरीर के विभिन्न अंगों और उनके हिस्सों को जोड़ रहा है, उनका सपोर्ट कर रहा है, ना कि उनको गति दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बात हो रही है? गति की बात हो रही है, तो कनेक्टिव टिश्यू तो होगा ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हड्डियां, रक्त, वसा आदि। बात करें उपकला टिश्यू यानी कि उपकला टिश्यूज की, यानी एपिथेलियल टिश्यूज, तो एपिथेलियल टिश्यूज शरीर के बाहरी सतह यानी कि जो आउटर सरफेस होती है शरीर की, और आंतरिक अंगों यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, यानी उपकला टिश्यू की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये शरीर की बाहरी सतह यानी कि आउटर सरफेस और आंतरिक अंगों यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स, इसमें क्या होता है? इनको एक तरीके से कवर करता है। ठीक है, कवर करने का कार्य करता है कौन? एपिथेलियल टिश्यू। इसका जो मुख्य काम होता है वो शरीर को बाहरी तत्वों से बचाना और अंगों को साल्ट, जो गर्मी या ठंड से बचाने का होता है, लेकिन यह मूवमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ये मूव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। बात करें नर्वस टिश्यूज की, तो इनका मुख्य काम होता है शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संदेशों का यानी कि मैसेजेस का आदान प्रदान करना, उनका संचार करना। किसका? संदेशों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। ठीक है, जो कि न्यूरॉन में उपस्थित होते हैं। यह हमारे ब्रेन से शरीर के अंगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन यह भी मूवमेंट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होता। तो पेशी ऊतक यानी मसल टिश्यूज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस एलिमेंट की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि शरीर के लिक्विड बैलेंस को मेंटेन करने, मांसपेशियों और तंत्रिका कार्य में सहायक होता है। सोडियम की अगर मैं बात करूं तो यह एक तरीके से यह भी
लिक्विड बैलेंस को बनाए रखता है, यानी तरल संतुलन को बनाए रखता है, और तंत्रिका और मांसपेशियों के कार्यों में मदद करता है। ठीक है। और कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम जो है वो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है। यह मांसपेशियों और तंत्रिका कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किस जीव में विखंडन द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता? तो अगर हम बात करें विखंडन की, यानी कि फिजन की, तो ये हमने पहले ही एक उसमें देखा था, एक क्वेश्चन में जो कि प्रीवियस शिफ्ट में आया हुआ था। तो प्लाज्मोडियम, अमीबा और लेशमानिया, ये एक ऐसे एक कोश के जीव हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इन तीनों में। जबकि केंचुए में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसमें मेल और फीमेल की नीड होती है। ठीक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसमें? केचुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? विसरण को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है। अगर हम डिफ्यूज़न के प्रोसेस को समझें तो ये एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिसमें किसी पदार्थ के कण अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से कुछ सब्सटेंस इस डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा कोशिका में प्रवेश कर सकते हैं और कुछ जो है वो कोशिका से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन जो कि एक गैस फॉर्म में होती है, ठीक, तो आसानी से कोशिका झिल्ली के पार विसरण की प्रोसेस के द्वारा, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू प्रवेश कर सकती है। किसमें? कोशिका में। कौन? ऑक्सीजन। यह कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, यानी कि एनर्जी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जो ऑक्सीजन है वो नेसेसरी होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता में अंतर होता है। अगर हमने देखा कि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जब कोई चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तरफ जाती है, ये एक एक तरीके से ये सिचुएशन बनती है। कौन सी? इस डिफ्यूजन के प्रोसेस की। ठीक है। तो कोशिका, अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर बाहर का अगर ऑक्सीजन है तो वह कोशिका के अंदर प्रवेश करेगी, और ये जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। हम जानते हैं कि कोशिका में एक तरीके से बाहर जो सांद्रता होती है किसकी? ऑक्सीजन की, वो और जो अंदर की जो सांद्रता होती है ऑक्सीजन की, उसमें काफ़ी अंतर होता है। ठीक है। यानी कि बाहर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें बाहर उच्च सांद्रता होती है और कोशिका में निम्न सांद्रता होती है। तो अंदर से बाहर से अंदर की ओर ऑक्सीजन प्रवेश करती है। ठीक। और कोशिका में मौजूद जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इन सभी को अपने अपनी फील्ड में वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या है? बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो साइज बड़ा होता है। ठीक है। जो कोशिका झिल्ली के माध्यम से सीधे डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा नहीं जा सकते। इसके लिए कोशिका को एंडोसाइटोसिस, यानी कि सेल एनगल्फिंग मटेरियल होता है, जो कि जैसे प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि उनका उपयोग करना पड़ता है। किसका? प्रोटीन को कोशिका के अंदर ले जाने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? वो एंडोसाइटोसिस। इनका उपयोग करना पड़ता है, जिसमें कोशिका झिल्ली अपने आप को घेर कर प्रोटीन को अंदर ले आती है। ठीक है। बात करें श्वेत सार, यानी कि एल्बुमिन की, तो इसमें क्या होता है? ये भी एक तरीके से प्रोटीन का बड़ा मॉलिक्यूल होता है। यह भी कोशिका झिल्ली के माध्यम से डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा प्रवेश नहीं कर सकता। यह प्रोटीन रक्त में पाया जाता है। कौन? श्वेत सार, यानी कि एल्बुमिन। ठीक है। ये ब्लड में पाया जाता है और इसके लिए कोशिका झिल्ली द्वारा विशेष प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए, जिन्हें हम एक तरीके से कह सकते हैं डीएनए आरएनए कंबाइंड, इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। तो ये भी एक बड़े बड़े अणु होते हैं और इनमें भी डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है। यानी कि इनमें भी एक स्पेसिफाइड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है कोशिका के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प परासरण का उदाहरण नहीं है? परासरण का मतलब होता है पारसरण का उदाहरण नहीं है। यानी कि इसमें अगर पूछें, अगर ये देखें इंग्लिश में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से परासरण की जगह होना चाहिए विसरण।
क्या होना चाहिए, विसरण। ठीक है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में जाएं तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए देखते हैं तो पानी में भिगोने पर किशमिश का फूलना, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, जैसे कि कोई कटोरी है, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है। अगर हम इसमें किशमिश को डाल देंगे तो किशमिश के अंदर जो है उसमें कॉन्सेंट्रेशन देखें, किसके बजाय कंपेरिजन करें बाहर के, तो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है बजाय किशमिश के अंदर के। तो जब कोई हमने देखा कि डिफ्यूजन एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, ठीक है, यानी कि वो क्षेत्र स्वाभाविक रूप से फैलता है। कौन सा? जो कि अगर हम किसी पदार्थ को हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले उसमें डालें, ठीक है, तो किशमिश को अगर पानी में डालेंगे तो ये फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो अंदर की ओर जाएगा, प्रवेश करेगा डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से। ठीक, इसको शायद परासरण, हाँ, ये जो विसरण है इसको पारसरण भी बोल सकते हैं, पारसरण भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन को, और विसरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करें ऑप्शन नंबर सी की, कि जीवित कोशिका के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचलन होता है। निश्चित तौर पर अभी हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है वो कोशिका के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको अपने फील्ड में काम करने के लिए, यानी कि वर्किंग फॉर्मेशन के लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और कभी कभी उनको CO2 भी रिलीज करनी पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक तरीके से डिफ्यूजन की प्रोसेस में आता है। कैसे? कि बाहर ये जो कोई अगर सेल है और सेल ऑर्गेनल जितने भी हैं इन सबको अगर O2 की रिक्वायरमेंट है, तो हम देखते हैं कि कोशिका को बाहर की तरफ, यहाँ अगर बाहर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बजाय किसके? सेल के अंदर के, इनर साइड ऑफ सेल। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से O2 अंदर जाएगी और CO2 जो है वो रिलीज होगी, क्योंकि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो CO2 यहाँ से रिलीज हो सकती है। तो ये भी डिफ्यूजन का एक उदाहरण है। ठीक है, ए सी। अब बात करें डी की, तो पौधों की जड़ें द्वारा जल का अवशोषण होता है। बिल्कुल, यहाँ भी डिफ्यूजन का प्रोसेस लागू होता है। कैसे? कि पौधे की जो जड़ें होती हैं वहाँ पर उनके अंदर में अगर हम देखें ह्यूमिडिटी के तौर पे, तो पौधों की जड़ों में जल की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन आसपास अगर भूमि में देखें तो वहाँ पर जल और मिनरल्स जो हैं, यानी कि खासकर जल की बात करें, वाटर की बात करें, तो ज़्यादा होता है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो यानी कि वो डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से बाहर का जो जल है वो जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम क्लीन वाटर। सो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। एक कोश के जीव यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वाटर को ऑस्मोसिस के द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, यानी परासरण विधि के द्वारा, ना कि विसरण विधि के द्वारा। क्या होता है इसमें? एक तरीके से परासरण का एक विशेष प्रकार है। ठीक है, कैसे? कि ऑस्मोसिस में पानी एक तरीके से एक झिल्ली होती है, यानी झिल्ली के माध्यम से फैलता है। ठीक है, ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पानी कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाता है, और यह एक तरीके से संतुलन बनाने में मदद करता है। यानी जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती तब तक ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। तो ऑप्शन बी में यही कह रहा है कि यूनिसेल्युलर जीव जो हैं, जो कि स्वच्छ जल में पाए जाने वाले होते हैं, उनमें जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त किया जाता है। कैसे? ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा, ना कि डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा। तो अगर हम इसको और डीपली समझें तो जब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोश के जीव जैसे कि अमीबा साफ पानी में होते हैं तो वे अपने शरीर की जो सरफेस है उनसे पानी को अंदर खींचते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर के अंदर का घोल यानी कि अंदर का जो सॉल्यूशन है उनके शरीर में वो बाहर के पानी से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसका काम होता है कि शरीर के अंदर पानी का संतुलन बनाए रखना, पानी के अंदर, इसके शरीर के अंदर पानी का संतुलन जो है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ये विसरण से बिल्कुल अलग है। ठीक है, यानी कि इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न विशेषताओं में से कौन सी उपकला ऊतक की एक विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। सबसे पहले अगर बात करें एपिथेलियल टिश्यूज की, तो ये क्या होते हैं? एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यूज को हम बोलते हैं हिंदी में उपकला ऊतक, जो कि शरीर के बाहरी यानी कि शरीर के आउटर और इंटरनल
यानी कि आंतरिक भागों को ढकता है, कवर करने का काम करता है, ढकता है, कवर करने का काम करता है। और विभिन्न अंगों यानी कि जो भी डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं, उनके इंटरनल पार्ट्स को प्रिजर्व रखने का काम करता है, यानी कि उनको सुरक्षित रखता है, उन्हें ढकने और विभिन्न कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। कौन? एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है। और यह ऊतक जो है ये आकार में बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं होते और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। किन में? एपिथेलियल टिश्यूज में। क्यों? क्योंकि इनके जो आकार है बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सिंपल ही होते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा इसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है। अगर इसको समझें कि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यूज बाय एन एक्सटर्नल फाइब्रस बेसल मेम्ब्रेन, तो उपकला ऊतक को एक बेसल मेम्ब्रेन से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? बेसल मेम्ब्रेन से। किसको? एक एपिथेलियल टिश्यूज को। ठीक है। लेकिन यह बाहरी रेशेदार झिल्ली नहीं होती। कौन? उपकला ऊतक जिस झिल्ली से हम जोड़ते हैं, ये बेसल मेम्ब्रेन, ये एक तरीके से बाहरी रेशेदार झिल्ली नहीं होती। आधार झिल्ली एक पतली परत होती है। जो ये बेसल मेम्ब्रेन होती है, ये एक तरीके से पतली लेयर होती है, बिल्कुल थिन लेयर होती है, जो कि एपिथेलियल टिश्यूज को निचले ऊतकों से जोड़े रखती है। अगर ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं, तो इनके नीचे जो बेस है, इनको एक तरीके से जोड़े रखती है। किससे? जो रेशेदार होते हैं, जो अंडरलाइन टिश्यूज होते हैं, उनसे जोड़े रखती है। ठीक है। कौन? एपिथेलियल टिश्यूज। इसलिए यह विकल्प सही नहीं है। ठीक है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? कि उपकला ऊतक की विशेषता ये बिल्कुल है ही नहीं। कौन सी? कि इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा इसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है। ठीक है। साफ साफ स्पष्ट अगर तौर पर समझें तो एपिथेलियल टिश्यूज को एक बेसल मेम्ब्रेन से जोड़ा जाता है, लेकिन यह बाहरी रेशेदार झिल्ली नहीं होती है। यहां पर क्या हुआ है? बाहरी रेशेदार झिल्ली। ठीक है। ये नहीं होना चाहिए था इसमें, तब तो ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है। बाहरी रेशेदार झिल्ली नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें जो बेसल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक पतली परत होती है, जो कि एपिथेलियल टिश्यूज को क्या है? निचले ऊतकों से जोड़े रखती है। ठीक है। ऑप्शन बी अगर देखें तो इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये राइट है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। जैसे कि उपकला ऊतक के कोशिकाएं एक दूसरे के पास सटी हुई रहती हैं, एक दूसरे के पास एकदम सटी हुई रहती हैं। ठीक है। तो उनके बीच में क्या है? इंटरमोलुलर जो स्पेस होता है, ये अगर उपकला ऊतक है, ठीक है, ये उपकला ऊतक है, तो इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है या बिल्कुल होते ही नहीं है। ऑप्शन सी को अगर देखें तो यह शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकता है। यानी एपिथेलियल टिश्यूज की ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं कि यह शरीर के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को कवर करने का काम करता है, जो कि अभी हमने पहले देख ही लिया था। ठीक है। जैसे कि त्वचा, स्किन, आंतरिक अंगों की परत और शरीर की गुहाओं की परत, ये सब। ऑप्शन डी की बात करें तो यह एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ आपने देख लिया कि ये एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रसधारियों में जमा नहीं होता है? तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी शुगर, ये इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें कोशिका का रसधार यानी कि साइटोप्लाज्म की, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म वह हिस्सा होता है जो कोशिका के भीतर मौजूद होता है। इसमें कोशिका के अन्य ऑर्गेनल्स यानी कि सेल ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। इसमें विभिन्न पदार्थ जैसे कि एमिनो एसिड, प्रोटीन और मिनरल्स ये कोशिका में रहते हैं, लेकिन ग्लूकोज का संचय इसमें नहीं होता, यानी शुगर का संचय जो है इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है। अगर हम बात करें एमिनो एसिड्स की, तो एमिनो एसिड कोशिका में प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। किसमें? एमिनो एसिड में, सॉरी, कोशिका में। ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन किसमें हो सकता है? बिल्कुल, जैसे कि हमने कई बार देखा था कि अमीबा का अगर फिजन के तौर पर विभाजन हो रहा है तो यह दो सेम शेप में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। और इनका एक जो विभाजन है, इनका कोई तल फिक्स नहीं होता, ये किसी भी तल में हो सकती है, यानी कि किसी भी लेवल पर इनका डिवाइडेशन यानी कि इनका डिवीज़न हो सकता है। अगर हम बात करें दो सेल के डिवीज़न की, ठीक है, किसके? अमीबा के, तो इनका जो डिवीज़न है क्या
वो किसी भी लेवल पर हो सकता है, ठीक है, किसी भी लेवल पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है, यानी कि सिंपल सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो पौधों और जानवरों के शरीर में टिश्यूज़ शरीर के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले समान कोशिकाओं के समूह होते हैं। कौन से? समान सेल, इनके एक समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। यानी कि एक काम, मतलब कोशिका को एक ऐसा समूह जो एक ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है। अब ये दो तरीके से होते हैं। कौन कौन से टिश्यूज़? एक तो होते हैं परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं सिंपल टिश्यू, सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है। मैंने इन टिश्यू वाले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से इसको समझा रखा है। अगर आप रेफ़र करना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो हमारा टिश्यू वाला चैप्टर है बायोलॉजी सब्जेक्ट का, वहाँ आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टिश्यूज़ में परमानेंट टिश्यूज़ की, तो परमानेंट टिश्यूज़ में भी दो ऊतक होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। अगर मैं बात करूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, यानी कि विभज्योतक ऊतक की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिवीज़न होता है, यानी कि ये वृद्धि के स्टेट में होते हैं, यानी कि डिवाइड होते रहते हैं। और इसमें क्या होता है, विभाजन होता रहता है, तो बाद में ये स्थिर हो जाते हैं और ये परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इनका जो कार्य है वो तय हो जाता है इनके हिसाब से। अब मैं परमानेंट टिश्यूज़ में सिंपल टिश्यूज़ की बात करूं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में अगर मैं सिंपल टिश्यूज़ की बात करूं, तो सिंपल टिश्यूज़ जो हैं सिंपल, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और एक होता है कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा। इनमें पैरेन्काइमा टिश्यूज जो हैं वो सबसे सामान्य और सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक होता है। यह पौधों के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है, जैसे कि लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, इन सब में। यह कोशिकाएं हल्की, कोमल और पतली दीवारों वाली होती है और मुख्य रूप से पौधों में भोजन संग्रहण, यानी कि फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, किसका? पैरेन्काइमा टिश्यूज का, ठीक है। और यह गैसों का आदान प्रदान करती है और जल का संग्रहण भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका जो आंसर होगा वो होगा पैरेन्काइमा। अगर इसके और ऑप्शंस को देखें तो पहला आता है फ्लोएम, जो कि खनिज, यानी कि जो मिनरल्स हैं या फिर जो भी पौधों के द्वारा बना हुआ भोजन है, वो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? ये करता है फ्लोएम। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो यह ऊतक यहाँ पर आ रहा है स्क्लेरन। स्क्लेरन का मतलब आप समझते हैं एक तरीके से हड्डी के रूप में, यानी कि स्केलेटन से एक वर्ड आ रहा है स्केलेटन, तो उससे हम समझ सकते हैं कि यह कठोर और मजबूत होता है और पौधे की संरचना को, यानी कि अगर कठोर और मजबूत होता है तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर से रिलेट करेगा, यानी उसको मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है। यह अक्सर डेड सेल से बना होता है, इसमें लकड़ी जैसी संरचना होती है, ठीक है। यह पौधों में मजबूती के लिए होता है, ठीक। अब बात करें पैरेन्काइमा की, हमने बात की थी। एपिडर्मिस की अगर बात करें तो एपिडर्मिस जो है वो पौधे की बाहरी परत होती है। जैसे अगर मान लीजिए ये लीव्स है, ठीक है, इसकी जो ऊपर की परत होती है ये बाहर की परत होती है, जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, जो कि काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। यह जो टिश्यू है एपिडर्मिस, यह भी एक तरीके का सरल ऊतक है, सरल है, लेकिन यह स्थायी ऊतक नहीं है, ठीक है। और यह विशेष रूप से पौधों के बाहरी परत पर पाया जाता है, जहाँ पर यह पानी की हानि, यानी कि वाटर का जो इसमें वाटर है उसका बाहर एक तरीके से रिलीज ना हो, यानी उसको बचा कर रखती है और बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। कौन? एपिडर्मिस टिश्यूज, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पैरेन्काइमा, ठीक है। सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर तीन हार्मोन के बारे में दिया गया है। कौन कौन से? एक तो है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक। तो हमने पहले बात की हुई है कि जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये एक तरीके से स्टेम ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि ये तने की वृद्धि में काम करता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यह पौधों को लंबा होने और बढ़ने में सहायता करता है।
साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन में साइटो वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, साइटो वर्ड, यानी ये सेल से रिलेटेड है, यानी कि ये सेल को डिवाइड करता है, यानी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, कौन, साइटोकाइनिन। ठीक है। और अब बात करें एब्सिसिक की, तो एब्सिसिक एसिड जो है ये एक तरीके से वृद्धि को रोकता है, क्या करता है, वृद्धि को रोकता है, यानी इनहिबिट्स ग्रोथ है। ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब पौधों को आराम या संकुचन की आवश्यकता होती है तो यह हार्मोन उनकी वृद्धि को धीमा कर देता है, कौन, एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है वो है। ठीक है। यह पौधों को सूखा सहने या अन्य कठोर परिस्थिति में मदद करता है, इसलिए हम इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं पौधों के लिए, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह क्या कहलाता है, बिल्कुल, अगर परागकण उसी वर्तिकाग्र से यानी कि उसी पुष्प के स्टिग्मा से होता है तो यह एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरी अगर बात करें किसका, कि यदि ये परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अगर एक ही फूल से हो रहा है ये पॉलिनेशन प्रोसेस तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर किसी दूसरे पास वाले पौधे से या पास वाले फ्लावर से होता है या फिर कहीं से भी, जैसे कि हवा द्वारा, कीटों द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागकण। ठीक। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो यह एक तरीके से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि रक्त से अपशिष्ट उत्पादों का निष्पंदन, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ये इसका मेन कहाँ है। ठीक है। यानी कि मूत्र निर्माण का जो उद्देश्य होता है वो है रक्त से अपशिष्ट उत्पादों का निष्पंदन, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड करना है। यह प्रक्रिया शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होती है। अगर बात करें किडनी की, तो किडनी जो है रक्त को फिल्टर करती है, क्या काम करती है किडनी, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। ठीक है। जिससे शरीर में मौजूद अतिरिक्त पानी, मिनरल्स और अपशिष्ट उत्पाद जैसे कि यूरिया, ये मूत्र यानी कि यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। इससे शरीर का एक बैलेंस बनाए रखता है, यानी उसमें मदद मिलती है, शरीर को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलती है, और शरीर में जमा होने वाले जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती है किडनी के द्वारा। ठीक है। बात करें ऑप्शन ए की, कि हृदय में आने वाले अशुद्ध रक्त को साफ करना, ये एक तरीके से गलत विकल्प है, क्योंकि हृदय का मुख्य कार्य होता है ब्लड को पंप करना, क्या, ब्लड को पंप करना। ठीक है। जबकि जो यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो ब्लड से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने की होती है। ठीक है। यह काम किडनी करती है, हृदय नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें फेफड़ों की, तो फेफड़ों में रक्त से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का कार्य करते हैं। ठीक है। जो कि श्वसन क्रिया के दौरान होता है, न कि यूरिन फॉर्मेशन में, यानी कि मूत्र के निर्माण में ये नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए भी रॉन्ग है। और डी की अगर बात करें तो मूत्राशय को खाली करना, यानी कि यह केवल मूत्र को एक तरीके से जो यूरिन है उसको स्टोरेज करता है और उसे बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, कौन, यूरिन ब्लैडर। ठीक है, यूरिन ब्लैडर जो है उसको स्टोर करता है और फिर बाद में बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का काम किडनी के द्वारा होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है, ब्लड से अपशिष्ट उत्पादों का निष्पंदन करना। ठीक है, यानी फिल्ट्रेशन करना। ठीक, तो साथियों ये रहा हमारा पार्ट 2, जो कि RRB ALP की CBT 1 में जो भी बायोलॉजी क्वेश्चंस थे उन सभी का मैंने कंपैरिजन करके आप तक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ऐसे ही आपको और भी लेक्चर चाहिए, यानी कि अगर आप हम जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि एग्ज़ाम वाइज, सब्जेक्ट वाइज और उसमें भी सेक्शन वाइज जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं डीप डाइव जो भी एनालिसिस है वो यहाँ तक लेकर आऊँगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और बिल्कुल यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है।